चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। बेहतरीन क्लास होने वाली है, छात्र संबंधी मुद्दे, स्टूडेंट रिलेटेड मैटर्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं ना कि इसका वेटेज आपकी एग्जामिनेशन में काफ़ी ज़्यादा है। अगर मैं बिहार बीएड की बात करूं तो 40 नंबर का पूछता है। वहीं पर अगर मैं बात करूं आपका झारखंड बीएड का तो वहां पर भी 40 नंबर का पूछता है। तो काफ़ी बड़ा वेटेज है ये टीचिंग एप्टीट्यूड का। और उसमें से एक बहुत बहुत देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड या टीचिंग लर्निंग बिना स्टूडेंट को समझे हुए तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो स्टूडेंट से रिलेटेड जो समस्याएं हैं उसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए उसी चीज़ की शुरुआत करते हैं। आई होप कि सारे लोग अब आ चुके हैं, मैंने नोटिफिकेशन वगैरह भी डाल दिया था। तो बिना किसी देरी के क्लास की शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलिए समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, आगे बढ़ने से पहले आप सभी जानते हैं ड्रीम सेवक आईएएस जो लर्निंग ऐप है आपने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, नहीं किया है मतलब आपके दोस्तों में नहीं किया है, कोई छूट रखा है तो आप उनको सजेस्ट कर सकते हो। और अगर आप लोगों में से किसी ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो @DST PDF लिख करके टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें। वहाँ पर यूट्यूब से संबंधित सारी जानकारी और ये भी क्लास जो आती है अगर लेट वगैरह होती है तो हम वहीं पर अनाउंस करते हैं। गुड मॉर्निंग आज़ाद आलम, मीनत परवीन, गुड मॉर्निंग। चलिए पढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले छात्रों के सामने जो है ना, छात्र संबंधी कुछ मुद्दे हैं। छात्रों के पास भी अपनी समस्याएं होती है। ठीक है, छात्रों के पास अपनी समस्याएं होती है, छात्रों के पास अपने मुद्दे होते हैं। सबसे पहली जो समस्याएं छात्रों के सामने नजर आती है ना, वो होता है उसका खराब शैक्षणिक प्रदर्शन। ठीक है, बच्चे जो ऐसा नहीं है कि सिर्फ घर के लोगों के, बड़े लोगों के पास ही समस्या है। छोटे बच्चे, हम लोग कई बार सोचते हैं छोटा बच्चा को क्या है, वो तो खाता है, आराम से खेलता है, मन होता है पढ़ता है, मन होता है नहीं पढ़ता है। ठीक है, हम ऐसा करके सोचते हैं, लेकिन बच्चों के सामने भी बहुत समस्या है, उसको समझना चाहिए। उसको समझे बिना हम जो है उसकी समस्याओं को हल नहीं कर सकते। और हमारा जो शैक्षणिक प्रदर्शन है, जो हम बच्चों में बदलाव चाहते हैं, वो बदलाव जो है अच्छे से नहीं हो पाएगा बिना इस चीज़ को समझे हुए। तो क्या क्या समस्याएं छोटे बच्चों के सामने आता है? सबसे पहले जब वो बच्चा पढ़ता है ना, जब वो बच्चा पढ़ता है तो उसके सामने एक समस्या ये थी कि उसकी जो शैक्षणिक प्रदर्शन है, जो वो पढ़ता है उतने अच्छे से वो चीज़ों को समझ नहीं पाता है। ठीक है, चीज़ों को अच्छे से वो समझ नहीं पाता। एक तो ये समस्या उसके सामने बनी रहती है, खराब शैक्षणिक प्रदर्शन रहता है। कई बार पढ़ने के बाद भी उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आता है। ठीक है, जिसके कारण वो घर वाले या परिवार वाले या आस पड़ोस के लोगों के सामने वो लज्जित महसूस करते हैं अपने आप को। ठीक है, हाँ ममता कुमारी। दूसरा है स्कूल के लिए प्रेरणा की कमी है। ठीक है, यानी स्कूल बच्चा जाए, बच्चा देखते हैं स्कूल जाने के नाम पर रोने लगता है। अगर बोलो कि घर पे मोबाइल देखना है, गेम खेलना है, तो बड़ी आसानी से खेलना शुरू कर देगा। वो काफ़ी मज़ा आएगा, बोलेगा दोस्तों के सामने जाओ खेलो, दिन भर तुम खेलते रहो, तो वो खेलता रहेगा, भूख प्यास भी नहीं लगेगी उसको। लेकिन स्कूल जाने की बात करेंगे तो छोटा बच्चा रोने लगता है, तो कहीं ना कहीं स्कूल के लिए उसके पास मोटिवेशन की कमी आ जाती है, प्रेरणा की कमी आ जाती है। किससे प्रेरित होकर के, कौन ऐसी चीज़ है जो मोटिवेट करेगा उसको स्कूल जाने के लिए? ठीक है, तो एक मोटिवेशन की कमी होती है बच्चों के अंदर में स्कूल जाने के लिए। तीसरी समस्या है स्कूल के काम में नुकसान। ठीक है, स्कूल के काम में क्या होता है? नुकसान होता है। ठीक है, चलिए इसके अलावा चौथी जो समस्या है साथियों या शिक्षकों के साथ खराब संबंधों के रूप में दिखाई दे सकती है। यानी कई बार बच्चों का जो रिलेशन है वो अपने दोस्तों के साथ अच्छा नहीं होता है। ठीक है, जिसके कारण वो क्लासरूम जाना ही नहीं चाहते, वो स्कूल जाना ही नहीं चाहते, क्योंकि दोस्त उसको चिढ़ाते हैं, इरिटेट करते हैं। तो इससे उसकी मनोभावना जो है ना, अंदर की जो भावना है वो काफ़ी जलती रहती है, काफ़ी दुखी रहता है आत्मा। समझ रहे हो, बच्चों की जो आत्माएं हैं, आत्मा है वो काफ़ी दुखी रहती है। कई बार साथियों से उसका संबंध अच्छा नहीं होता, पूरा क्लासरूम मिल करके देखते हैं ना तो उसको चिढ़ाता है। ठीक है, तो ऐसा वाला भी हो जाता है। कई बार शिक्षक बच्चों को पसंद नहीं करते हैं, या बच्चों को लगता है कि शिक्षक हमें पसंद नहीं कर रहे हैं। ठीक है, होमवर्क के नाम पर या क्लास में काम नहीं करने के नाम पर कई बार ट्रेन टीचर नहीं होते हैं तो वो बच्चों को टॉर्चर करते हैं, उनको डांटते हैं, क्लास में खड़ा करते हैं, पीटते हैं, फटकारते हैं। तो जिससे कि बच्चे जो हैं वो कहीं ना कहीं भयभीत महसूस करते हैं और उनका जो हार्ट है ना वो इस क्लासरूम से जुड़ नहीं पाता है, दिल जो है वो कनेक्ट नहीं हो पाता है स्कूल से। तो ये भी समस्याएं बच्चों के सामने हैं। तो जो छोटा बच्चा है, जो बच्चा है जिसको हम सोचते हैं कि कोई समस्या नहीं है, ये तो बस बहाना करता है, स्कूल नहीं जाना जा रहा है, तो भाई क्यों नहीं जाना चाह रहा है?
जरूर कोई कारण होगा, उसके साथ कुछ ना कुछ समस्याएं हैं। तो छात्रों की जो मुद्दे हैं, छात्र के पास जो इशू है, उसको बिना समझे, उसको बिना टैकल किए हुए हम एजुकेशन को बेहतर नहीं कर सकते। बच्चे स्कूल जाएंगे, पढ़ेंगे अच्छे से मन लगा करके, तभी तो हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा होगा। और जो हमारा उद्देश्य है पढ़ाई के प्रति, शिक्षा के प्रति, वो उद्देश्य देश का, राज्य का, जिले का, घर का उद्देश्य जो बच्चों को आप पढ़ाना चाहते हो, वो तभी तो पूरा हो पाएगा जब बच्चे पढ़ेंगे अच्छे से। और बच्चे कब पढ़ेंगे? जब बच्चों के सामने ये सारी समस्याएं ना हो या बिल्कुल कम हो। समझ रहे हैं ना? तभी तो बच्चों का मन पढ़ाई में लगेगा। ठीक है? तो कहने का मतलब है, स्कूल की समस्याएं जो है वो छोटी से छोटी हो सकती है या बड़ी से बहुत बड़ी समस्याएं हो सकती है। तो बच्चों के सामने स्कूल की समस्याएं जो है वो सामान्य भी होती है और कई बार गंभीर भी होती है। जो कुछ समय से लेकर के, कुछ समस्याएं ऐसी होती है जो 1-2 दिन का होता है, सेम डे का होता है, 1 घंटे का होता है। लेकिन कुछ समस्याएं दीर्घकालिक भी चलती है। बच्चे 6 महीने, साल भर, 2 साल तक उससे ग्रसित रहते हैं, उनका मन जो है वो ग्रसित रहता है। तो कहीं ना कहीं बच्चों की जो समस्याएं हैं वो ऐसा नहीं कि 1 दिन वाला होता है, कई बार में 1 दिन वाला होता है, कई बार में कई महीनों तक भी चलता है। तो दीर्घ समय तक भी बच्चों की समस्याएं बनी रहती है। ठीक है? शॉर्ट टर्म स्कूल समस्या का स्कूल तथा छात्रों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो ये जो अल्पकालिक स्कूल की समस्या है, इसका ना सिर्फ स्कूल पर बल्कि छात्रों पर भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, चाहे वो अल्पकालिक हो चाहे दीर्घकालिक हो। देखो, समस्या कोई भी है, समझ रहे हो ना? इससे स्कूल पर भी प्रभाव पड़ेगा और बच्चों पर भी इसका जो है प्रभाव पड़ेगा। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। छात्र कुछ समस्याओं का सामना करते हैं जो निम्नलिखित है। क्या क्या समस्याएं हैं? सबसे पहला क्या है? कुछ अपने परिवार, कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो अपने परिवार, अपने दोस्तों या फिर पालतू जानवरों को घर से बाहर रहने के बाद याद करते हैं। कई बार छोटे बच्चों को हम स्कूल भेज देते हैं, लेकिन जैसे ही वो स्कूल जाता है, हॉस्टल जाता है, कहीं बाहर पढ़ने के लिए आपने भेज दिया, या मान लो पड़ोस का स्कूल ही गया, 8-10 घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए वो घर से बाहर है, 5-6 घंटे के लिए, तो वो जाते ही ना अपने माँ बाप को मिस करने लगता है। इतना ज़्यादा लगाव होता है, अपने परिवार को मिस करता है, अपने दोस्तों को मिस करने लगता है जब वो पढ़ने के लिए कहीं बाहर निकलता है। पालतू जानवरों को वो जो है क्या करता है? मिस करने लगता है। तो छात्र जो है आश्रित होता है और स्वतंत्रता के विषयों में महत्वाकांक्षी हो सकते हैं। तो छात्र जो है आश्रित और स्वतंत्रता के विषय में जो है महत्वाकांक्षी हो सकता है। कई बार छात्र चाहता है कि हमको जो है क्या चाहिए? स्वतंत्रता चाहिए, कि हमको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। क्यों घर में घर के लोग, गार्जियन या टीचर्स हम पर दबाव डालते हैं पढ़ने के लिए? हमारा मन, हम पढ़ें या ना पढ़ें, हम खुले घूमें, हम दोस्तों के साथ जो होगा वो करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं हम। ठीक है? तो सारा समय घूमने में, खेलने कूदने में व्यतीत करना चाहते हैं। तो हमारी एक स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो कई बार स्वतंत्रता को लेकर के छात्र बहुत महत्वाकांक्षी हो जाते हैं, और जब उनको दबाया जाता है, जब उनकी स्वतंत्रता को लिमिट किया जाता है, तब छात्र कहीं ना कहीं उग्र हो जाते हैं, और वो उग्र रूप धारण करके फिर वो कोई सिस्टम, कोई कानून, कोई नियम को वो नहीं मानना चाहते हैं। समझ रहे हो? या तो वो रोएंगे धोएंगे या फिर वो रिएक्शन दिखाएंगे, तोड़ फोड़ या फिर भाग जाना। समझ रहे हैं ना? इस तरह की समस्याएं देखेंगे, किसी को मार देना, पीट देना, ऐसी समस्याएं हो जाती है। कुछ छात्र खुले तौर पर अपने माता पिता का समर्थन मांगते हैं। कुछ छात्र तो सीधा कहते हैं कि हमको सपोर्ट करो, टीचर हमारे साथ ऐसा कर रहा है, ठीक है, हमको नहीं करना है, हमारी बात को मान जाओ। ठीक है? इस तरह से कहते हैं। और कुछ अपने माता पिता को अपनी भावनाओं के बारे में बताते तक नहीं है। ठीक है? कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो माँ बाप से बहुत ज्यादा कनेक्टेड होते हैं, माँ बाप के साथ हर चीज वो शेयर करते हैं। तो कई बार वो माँ बाप से सपोर्ट भी मांगते हैं, चाहे वो सही हो या गलत हो, सपोर्ट भी मांगते हैं। लेकिन कुछ छात्रों के घर में समस्याएं ऐसी होती है कि माँ बाप कुछ सुनना नहीं चाहते हैं, माँ बाप उतना समय नहीं देते हैं, या हर बात पर डांटते फटकारते हैं। तो बच्चों को लगता है कि ऐसी बात अगर घर में बोलेंगे तो हमारा माँ बाप जो है हमको क्या करेगा? हमको और सजा दे सकता है, हमारी बात को नहीं सुनेगा, कहाँ मानने वाले हैं वो। तो कई बार वो बताते भी नहीं है, अपनी समस्याओं को लेकर के खुद उलझन में फंसे रहते हैं। समझ रहे हैं ना? तो ये समस्याएं भी बच्चों के सामने आती है। कुछ छात्र अपने शिक्षकों को पढ़ाने की भिन्न शैली को नहीं अपना पाता है। देखो, हर टीचर का पढ़ाने का एक स्किल होता है, अलग उसका तरीका होता है। जब बच्चा क्लासरूम में जाता है तो जैसे एक स्कूल के अंदर में, क्लासरूम के अंदर में मान लो 4-5 सब्जेक्ट है, छोटे बच्चों का ही मान लें, तो कम से कम 3 या 4 टीचर आएगा। तो अगर ऐसे छोटे बच्चों से लेके बड़े बच्चों तक की ये बात हो रही है, ऐसा नहीं कि छोटा मतलब 1-2 क्लास तक ही आप सीमित रह जाओ, आप इसको ऊंचे समय तक लो।
भेजना नहीं है ममता कुमारी, वो आपके रिकॉर्ड में रहता है, जो भी सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है उसके बीच में ऑटोमेटिक आ जाता है। भाई कौन है ये? अनन्या पूछ रही है टीएलई का क्लास चल रहा है क्या? नहीं समझ में आ रहा है, टीएलई की ही क्लास है ना। छात्र संबंधी मुद्दे, छात्रों की बात हो रही है। टीएलई के जो आपका ये है टाइटल है उसको पढ़ो, क्या लिखा हुआ है उसके अंदर में, है ना। तो कई बार जो है टीचर उनकी पढ़ाने की शैली अलग होती है, तो उसको बच्चे जो है उसको एडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। उनको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और कुछ छात्रों को अपनी कठिनाइयों को, है ना, अपने शिक्षक से साझा करने में भी कठिनाई होती है। तो बच्चों को, अगर कोई बच्चा पढ़ लिख रहा है ना, उसके साथ जो समस्याएं हैं, उस समस्याओं को वो अपने टीचर को बताना भी नहीं चाहता कि सर आपकी ये बात हमें समझ में नहीं आई, वो बात समझ में नहीं आई। इसको लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा वो बच्चा जो है परेशान रहता है और अपने शिक्षकों से ये चीज़ें शेयर नहीं करता है। क्लियर है? समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए आगे अगर बात करें, कुछ छात्रों को लिखने एवं पढ़ने के कार्य में काफ़ी कठिनाई होती है। कुछ छात्रों को तो पढ़ने लिखने में और साथ ही साथ पढ़ने में भी काफ़ी कठिनाई होती है। कुछ छात्र को समय पर अपनी फीस वो नहीं दे पाता है, ठीक है। फीस वो कई बार स्कूल की नहीं भर पाता है, कोचिंग ट्यूशन की नहीं भर पाता है। ये भी उसके सामने बहुत बड़ी समस्या है, ये भी उसकी शिक्षा को प्रभावित करता है, ठीक है। गार्जियंस कई बार नहीं दे पाते हैं समय पर, है ना। बच्चे गार्जियंस को नहीं उनसे ले पाते हैं, जो भी समस्याएं हैं। लेकिन फीस भी एक बड़ा इशू है। कई बार आप देखते होंगे, आप भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़े होंगे, इंटर के बाद या ग्रेजुएशन में पढ़ रहे होंगे, कई बार फीस नहीं दे पाते हैं तो छिप के दुबक के कोने में बैठते हैं। कई बार डरा हुआ महसूस करते हैं कि कहीं सर फीस के लिए ना मांग ले, ठीक है। तो बहुत से छात्रों को अपने स्कूल के अव्यवस्थित जो पुस्तकालय है, जो लाइब्रेरी है, जो बढ़िया से नहीं चल रहा है, शौचालय है जो कि बहुत अच्छे से काम नहीं कर रहा है, शौचालय काफ़ी खराब स्थिति है शौचालय की, इन सब से भी बच्चा काफ़ी ज़्यादा परेशान रहता है। तो ये भी छात्रों की ही समस्या है, ठीक है, जिसको हम लोग कई बार जो है बहुत ईजी मान लेते हैं, बहुत बड़ा मुद्दा नहीं मानते हैं। जबकि ये सारी समस्याएं जो है, जो शैक्षणिक प्रदर्शन है बच्चों का, उसको काफ़ी खराब करता है, उस पर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। बच्चा जितना उजागर होकर पढ़ना चाहिए, जितना खुल के आएगा वो पढ़ने के बाद, उतना खुल के वो आ नहीं पाता है, उसमें उतनी डेवलपमेंट नहीं दिखती है, क्योंकि ये सारी समस्याएं भी बच्चों के सामने लगी रहती है। अब अध्यापक छात्र संबंध देख लेते हैं। एक तो देखो, पहला वर्ड ही मैंने बताया था, कई छात्र ऐसे हैं जिनका अपने दोस्तों या टीचर्स के साथ अच्छा रिलेशन नहीं होता है। अच्छा रिलेशन ये नहीं कि गले में हाथ दे के घूमे या टीचर के घर में जाकर के सेवई खाए, ठीक है, या टीचर के साथ मेला घूमने जाए, मूवीज देखने जाए, ये अच्छा रिलेशन नहीं। रिलेशन का मतलब है कि जब क्लासरूम में बच्चा पढ़ता है तो टीचर जो उसको समझा पाता है, या टीचर उसको किस तरह से बच्चों के साथ बिहेव करता है, कैसे उसको डांटता है, कैसे उनसे बात करता है ना, उसको डरा धमका के रखता है या बड़ी प्यार से उसको समझाता है। बच्चा कुछ भी कहना चाहे तो अपने दोस्त को बाद में कहता है, टीचर को पहले कहता है। ऐसा रिलेशन होना चाहिए, फ्रैंकली रिलेशन होना चाहिए, ताकि बच्चा डरे नहीं, कोई भी बात बताने के लिए आसानी से बता दे अपने टीचर को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है अध्यापक छात्र संबंध। जो टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन है वो कैसा होना चाहिए। देखो अगर बात करें, आपको पूछ लेगा निम्नलिखित में से है स्कूल की आत्मा या विद्यालय की आत्मा किसको कहा जाता है? पुस्तकालय को, क्लासरूम को, या अध्यापक को? तो आंसर क्या होगा कि विद्यालय की आत्मा किसको कहते हैं? विद्यालय की आत्मा कहते हैं हम लोग किसको? अध्यापक को। तो अध्यापक जो है विद्यालय की आत्मा होती है। विद्यालय की आत्मा कौन होती है? अध्यापक होती है, ठीक है। अध्यापक अपने शिष्यों के साथ कैसा व्यवहार करे? ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि मित्र का भी रिलेशन होना चाहिए और मार्गदर्शक का भी होना चाहिए। तो स्टूडेंट और टीचर का रिलेशन, जो अध्यापक होगा वो अपने शिष्यों के साथ मित्र वाला रिलेशन भी रखे और मार्गदर्शक वाला भी रखे। थोड़ा सा मित्र लेकिन ज्यादा मार्गदर्शक। तो आप इसको 40-60 का रेशियो रख सकते हो। मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं, कहीं पर ये मैंने किताब में नहीं पढ़ा। 40% मित्रता रखनी चाहिए, 60% आपको मार्गदर्शक बनना चाहिए। तो मित्रवत व्यवहार रख करके मार्गदर्शक बनना, अल्टीमेट गोल है कि बच्चों का मार्गदर्शन करना है। मित्रता हमारा मेन गोल नहीं है। मित्रता तो करनी है बच्चों से, ताकि बच्चे हर बात हमारी माने या उनके पास जो समस्या है वो आकर के हमको बताए, समझ रहे हैं ना। लेकिन अल्टीमेट हमारा गोल है कि हमको उसका मार्गदर्शक बनना है, बच्चों का मार्गदर्शन करना है। तो टीचर जो होता है, अध्यापक होता है, वो आत्मा होती है विद्यालय की, है ना। और अपने शिष्यों के साथ मित्रवत और मार्गदर्शक व्यवहार करना चाहिए टीचर को। छात्रों के व्यक्तित्व का आदर करना चाहिए। देखो हर इंसान अपने आप में यूनिक है। अल्लाह के द्वारा, गॉड के द्वारा बनाई हुई, भगवान के द्वारा बनाया हुआ इंसान जो है, हर इंसान अपने आप में खास है। हमें एक पार्टिकुलर
खूबी हर बच्चों में नहीं ढूंढना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि हर बच्चा इंटेलिजेंट हो। अगर एक बच्चा क्लास में बहुत इंटेलिजेंट है, अब सारे बच्चों को उससे कंपेयर करते हैं और कहते हैं कि यही बच्चा मोस्ट इंटेलिजेंट है, बाकी सारा भुसगोल है, बेकार है। आप क्यों सभी बच्चों को एक बच्चों से कंपेयर कर रहे हो? क्लास में अगर एक दो बच्चे की पेंटिंग अच्छी है तो जरूरी नहीं कि सारे बच्चों की पेंटिंग बहुत अच्छी हो। अगर दो बच्चों की सिंगिंग अच्छी है तो पूरे क्लास में 40 बच्चों की क्लास में ऐसा नहीं कि सारे बच्चों की सिंगिंग अच्छी हो जाएगी। कोई सिंगिंग में अच्छा होगा, कोई डांसिंग में अच्छा होगा, कोई कोई पेंटिंग में अच्छा होगा, कोई पढ़ने में अच्छा होगा, कोई खेल कूद में अच्छा होगा, समझ रहे हो ना, कोई एक्टिंग में अच्छा होगा, कोई कॉमेडी में अच्छा होगा, है ना, कोई देखने में सुंदर होगा, कोई कम सुंदर होगा, कोई गोरा होगा, कोई काला होगा, किसी की हाइट ज्यादा होगी, किसी की कम हाइट होगी। हर जो छात्र है वो अलग अलग घर से आया है और हर घर की जेनेटिक्स लगभग में अलग है, तो बच्चा भी तो अलग होगा। समझ रहे हैं ना? टीएलई का फुल फॉर्म होता है टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट इन स्कूल, ठीक है, या टीचिंग पेडागोजी या टीचिंग एप्टीट्यूड। इसमें पढ़ाई लिखाई से संबंधित और बच्चे और छात्रों का जो संबंध है ना, उसके बारे में पढ़ते हैं। ये एक साइंस है जिसके अंदर में कि कैसे जो बच्चे पढ़ते हैं वो बेहतर हो सके, हमारा जो शैक्षणिक गोल है वो अच्छा हो सके, वो उसको अचीव कर सकें। तो ये एक साइंस है जिसके अंदर में ये साइकोलॉजिकल चीजें हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है। चलो आजाद समझ में आ गई। तो मैं बहुत खास चीज बता रहा था आपको, हाँ, कि हर बच्चा अपने आप में यूनिक होता है। टीचर को उस यूनिकनेस का सम्मान करना चाहिए। बच्चों के अंदर में जो यूनिक बातें हैं उस हर बच्चे का सम्मान करना चाहिए। तो बच्चों का सम्मान नहीं बल्कि उसके व्यक्तित्व का सम्मान करना चाहिए। हर बच्चा अपने आप में एक खास पर्सनैलिटी होता है और उसका आदर करना चाहिए, ठीक है। किसी में कोई चीज कम, किसी में कोई चीज बहुत ज्यादा होगा किसी बच्चे में, तो उस चीज का सम्मान होना चाहिए, ठीक है। सुझाव और प्रेरणा देना चाहिए। टीचर को समय समय पर अपने बच्चों को सुझाव देना चाहिए और उनको प्रेरित भी करना चाहिए, मोटिवेट करके रखना चाहिए। और साथ ही साथ सबसे मेन काम होता है बच्चों के गुण दोष को पता लगाना और बच्चे को, है ना, छात्रों को कठिन परिश्रम करने के लिए मोटिवेट करके रखना, ठीक है। बच्चों में हर बच्चे का एक प्रोफाइल होना चाहिए। टीचर के दिमाग में 40 बच्चा है अगर उसके क्लासरूम में, वो क्लास टीचर है उसके स्कूल का या उस क्लासरूम का, या फिर वो जिन जिन क्लासों में क्लास लेने जाता है, हर बच्चे का एक प्रोफाइल उसके माइंड में होना चाहिए और उसमें डाटा भरा हुआ होना चाहिए। इस बच्चे की ये खासियत है, इस चीज में कमी है ना, इस बच्चे को ऐसे टैकल कर सकते हैं। तो गुण दोष का पता होना चाहिए टीचर को। ऐसा नहीं कि आया बस लिखाया और चल दिया, ठीक है। हर बच्चे का गुण दोष पता होना चाहिए। तो वो गुण दोष बच्चों का पता होना चाहिए और साथ ही साथ मोटिवेट करना चाहिए बच्चों को, ताकि वो और ज्यादा अच्छे से मेहनत करे और आगे बढ़े, ठीक है। अब यहां पर एक वर्ड आ गया मोटिवेशन या फिर अभिप्रेरणा। यहां पर एक वर्ड आया ना कि मोटिवेट करते रहना चाहिए, अभिप्रेरित करते रहना चाहिए। तो ये मोटिवेशन है क्या, इसको देख लेते हैं। और मोटिवेशन के कितने प्रकार हैं। कल जो क्लास हुई थी दीप्ति मिश्रा, उसकी वीडियो नहीं चल रही है और उसका पीडीएफ भी नहीं अपलोड किया है। तो वीडियो सही होने का इंतजार कर रहे हैं हम लोग। वीडियो आज हम ट्राई भी करेंगे कि हम जो हमारा रिकॉर्डेड है उसको हम अपलोड कर दें। हमने टेक्निकल टीम को बोल रखा है, उन्होंने 24 से 48 घंटे का समय लिया है। वीडियो वापस आ जाएगी, सिर्फ ऑडियो आई है, टेक्निकल टीम उसको सही करके वीडियो भी ला देगी आपको, ठीक है। नहीं आएगी तो रिकॉर्डेड भी है हमारे पास, हम उसको अपलोड करने का पूरा प्रयास करेंगे। कल हमने 2 घंटे प्रयास किया था, वीडियो की फाइल इतनी लंबी है कि वो अपलोड लेना स्टार्ट नहीं कर रहा था, जबकि हाई स्पीड इंटरनेट है। तो हम फिर से आज ट्राई करेंगे और टेक्निकल टीम से भी जुड़े हुए रहेंगे, ताकि आज शाम तक एटलीस्ट रात तक आपको वो वीडियो अवेलेबल करा दें। नहीं हुआ, अगर हमारा अपलोड ले लिया तो हम अपलोड ही कर देंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। मोटिवेशन समझ गए। मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति जो है ना, वो हमारा लेटिन एक वर्ड है जिसका जो वर्ड है मोटो, ठीक है। मोटिवेशन जो है, मोटिवेशन ये एक लेटिन वर्ड मोटो से आया है। किस वर्ड से आया? मोटो से आया है। अब देखो ये अभिप्रेरणा या फिर मोटिवेशन है क्या। इसका शाब्दिक अर्थ होता है बालक को के व्यवहार को, है ना, जो बिहेवियर है बच्चों का, उसको कैसे चलाया जाए, इसके लिए एक पावर तो लगता है ना। तो कोई भी बालक हो या इंसान हो, मोटिवेशन ऐसा नहीं कि सिर्फ बालक, जानवरों के अंदर भी मोटिवेशन होता है। शेर को भूख लगती है तभी तो वो मोटिवेट होता है कि हमको भूख लगा है, हमको खाना है, तभी तो वो मोटिवेट होकर के कई किलोमीटर दौड़ता है अपने शिकार के पीछे, हिरन के पीछे दौड़ता है और फाइनली उसको खा जाता है वो। तो कहीं ना कहीं वो मोटिवेशन ना होता तो शेर बोलता चलो यार भूख लगा है तो क्या हुआ, हम नहीं जाएंगे खाने, मन नहीं कर रहा है, मोटिवेट फील नहीं कर रहे हैं, हमको नहीं खाना है, हमको भूखे रहना है।
आपको भूख लगती है, तुरंत जाते हो, थाली लेके बना हुआ है तो खा लेते हो, या तुरंत बनाने जाते हो, है ना। तो ये क्या है, मोटिवेशन। भूख लग रही है, खाने का मोटिवेशन आपके अंदर जग रहा है, समझ रहे हो ना। तो हर काम में मोटिवेशन चाहिए, हर काम में क्या चाहिए, मोटिवेशन चाहिए। मोटिवेट नहीं रहेगा तो वो मरा हुआ इंसान फील करेगा, जान भी है लेकिन कुछ कर नहीं रहा है, बेकार है वो, समझ रहे हैं ना। कई बार आप डीमोटिवेट फील होते हो ना, एनर्जी बहुत है, डीमोटिवेट हो रहे हो, अरे यार कुछ नहीं अच्छा लग रहा है, कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा है, बस मन कर रहा है क्या करें, मतलब चाय पीने का भी मन नहीं कर रहा है, घूमने का भी मन नहीं कर रहा है, पढ़ने का भी मन नहीं कर रहा है, अजीब सा मन हो रखा है। फिर 1-2 घंटे बाद आप ठीक हो जाते हो, बहुत एनर्जी आ जाती है, फिर मोटिवेट फील करते हो, चलो यार पढ़ना है, कुछ करना है, समझ रहे हो ना। तो वो मोटिवेशन होता है जो अप एंड डाउन होता है। तो मोटिवेशन एक ऐसी फोर्स होती है जो हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करती है और एक खास ओर, जहां पर हमारा लक्ष्य रखा है, उस ओर हमको ले जाती है, समझ रहे हो ना। मोटिवेशन एक पावर है जो किसी भी इंसान, जानवर या बच्चे, है ना, चाहे वो छोटा बच्चा हो, इंसान हो, जानवर हो, कोई भी हो, उसके बिहेवियर को कंट्रोल करके एक खास डायरेक्शन की ओर ले जाता है जहां पर हमारा गोल होता है, ताकि उस गोल को हम अचीव कर सकें। हम गोल को अचीव तभी ना करेंगे जब हमारा बिहेवियर उस गोल की तरफ होगा, उस रास्ते पर होंगे। तो गोल को अचीव करने के लिए जिस रास्ते पर जाना चाहिए, उस रास्ते पर जाने के लिए हमको एक फोर्स तो चाहिए जो हमको वहां तक ले जाए, है ना। वो फोर्स कौन सा है, वो फोर्स है आपका मोटिवेशन। क्या है वो आपका मोटिवेशन, क्लियर है। तो मोटिवेशन व्यवहार को संचालित करने वाला एक ताकत होता है, एक पावर होता है, एक शक्ति होता है, समझ रहे हो ना, जो हमारे व्यवहार को क्या करता है, संचालित करता है, कंट्रोल करके ले जाता है। अब देखो मोटिवेशन को लेकर के अलग अलग वैज्ञानिकों ने, साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग यहां पर डेफिनेशंस दिया है। यहां पर हमने 4 साइंटिस्ट के नाम, जो आपके साइकोलॉजिस्ट हैं उनका नाम लिख रखा है। इसमें है आपके मॉर्गन, किंग, विज और स्कॉपलर। ये तीनों का मिला जुला ऐसा स्टेटमेंट था 1986 में, इन्होंने मोटिवेशन के बारे में, है ना, लिखा। इन्होंने बताया कि मोटिवेशन या अभिप्रेरणा से तात्पर्य एक ऐसा प्रेरक से है ना, और एक ऐसा कर्षण बल से होता है जो खास लक्ष्य की ओर व्यवहार को निरंतर ले जाता है। एक ऐसा पावर, जैसे किसी रासायनिक अभिक्रिया आपने पढ़ा होगा ना, बीएड का फुल फॉर्म क्या होता है, बैचलर ऑफ एजुकेशन, ठीक है। अब देखो आपने पढ़ा होगा रासायनिक अभिक्रिया होती है, उसमें एक उत्प्रेरक डालते हैं ना, कैटलिस्ट डालते हैं, तो केमिकल रिएक्शन बड़ा फास्ट होने लगता है। वही चीज होता है मोटिवेशन। मोटिवेशन जो है एक ऐसा प्रेरक होता है, एक ऐसी लाइट होती है जिस ओर, जिसको देख के हम लोग जाने लगते हैं उस ओर, समझ रहे हैं ना। तो वो एक ऐसा प्रेरक होता है, एक ऐसा फोर्स होता है जो खास लक्ष्य की ओर हमको हमेशा ले जाती है। अगर आपको आईएएस बनने का सपना है, आपको टीचर बनने का सपना है ना, आप बीएड करना चाहते हो, तो बीएड एंट्रांस के लिए आप सोचते रहोगे, जैसे जैसे करीब समय आएगा आप उसी और सोचते रहोगे कैसे करना चाहिए, है ना। क्लास ले लें या खुद से पढ़ें या नोट्स बना करके पढ़ें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिवाइज करें, कैसा पेपर आएगा, आप हमेशा उस बारे में सोचते रहते हो और उस तरफ काम करते रहते हो। तो यानी आप मोटिवेटेड हो उस चीज को लेकर के। इसके अलावा दूसरे यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट हैं ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन। ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि अभिप्रेरणा एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें सीखने वाले को आंतरिक शक्तियां अथवा आवश्यकताएं उसके पर्यावरण में विभिन्न लक्ष्यों की ओर निर्देशित करता है, ठीक है, उसके पर्यावरण में विभिन्न लक्ष्यों की ओर निर्देशित करता है। तो अभिप्रेरणा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सीखने वाले को आंतरिक शक्तियां, सीखने वाली की जो आंतरिक शक्तियां हैं या आवश्यकता है, उसके पर्यावरण में विभिन्न लक्ष्यों की ओर निर्देशित करता है। तो कहने का मतलब है कि हमारे अंदर जो इंटरनल पावर है या हमको जिस चीज का नीड है, जैसे शेर को खाना का नीड था, भूख का नीड था, तो वो शिकार के पीछे भागना शुरू कर दिया, समझ रहे हो ना। तो हमको जिस चीज का नीड होगा, हमारे अंदर जो पावर होगा, उसका इस्तेमाल करके हमको जिस चीज की आवश्यकता होती है ना, वो चीज कहाँ होती है, पर्यावरण से तो बाहर नहीं होगी। हमारी जरूरत की अब कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो हमको मंगल ग्रह में है, मंगल ग्रह में चाहिए। आपके जरूरत का कोई ऐसा सामान जिसको आपको, जिस चीज की आपको बहुत नीड हो, क्या वो चांद पर मिलेगा, क्या वो मंगल ग्रह पर मिलेगा, क्या वो बृहस्पति ग्रह पर मिलेगा, नहीं ना। उसके बारे में आपको पता ही नहीं है, तो आपको, आपके मन में चाहत क्यों होगी। चाहत उसी चीज की होती है जो चीज करीब होता है, आप समझ रहे हो।
चाहत उसी चीज की होती है जो चीज करीब होता है। तो आपके पर्यावरण में जो विभिन्न लक्ष्य है उसके ओर आपको निर्देशित करता है, उसके ओर आपको मोटिवेट करके रखता है ये मोटिवेशन, ठीक है। इसके अलावा विटिंग एंड विलियम ने भी यहां पर क्या किया है, इन्होंने मोटिवेशन के बारे में कहा है कि अभिप्रेरणा अवस्थाओं का एक ऐसा समुच्चय है, ठीक है, जो व्यवहार को सक्रिय करता है, निर्देशित करता है और किसी लक्ष्य की ओर उसे बनाए रखता है। अभिप्रेरणा अवस्थाओं का एक ऐसा समुच्चय है, अवस्थाओं का एक क्या है, कलेक्शन है। अभिप्रेरणा अवस्थाओं का एक ऐसा कलेक्शन है जो व्यवहार को एक्टिव रखता है, जो हमारी बिहेवियर को एक्टिव रखता है, जो हमारे बिहेवियर को डायरेक्टेड रखता है, एक खास दिशा की ओर निर्देशित करता है और किसी लक्ष्य की ओर उसको बनाए रखता है। तो व्यवहार का, अवस्थाओं का एक ऐसा कलेक्शन, हमारा जो एक्टिविटीज है उसका एक ऐसा कलेक्शन कि हमारे बिहेवियर को वो एक्टिवेट रखे और किसी लक्ष्य की ओर उसको जो है अग्रसर रखे, उसी को हम लोग मोटिवेशन कहते हैं। आई होप कि मोटिवेशन समझने में अब कोई कमी नहीं रहा होगा। मोटिवेशन का क्या डेफिनेशन है आप समझ गए। कई बार डेफिनेशन दे करके भी पूछ लेता है कि भैया ये डेफिनेशन किसका है, समझ रहे हो ना, या इनमें से मोटिवेशन के बारे में कौन सी बातें सही लिखी है। 3 बातें गलत होगी, 1 बात कोई सही होगा, तो उसको आपको पकड़ना होगा, ठीक है। या मोटिवेशन के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, 3 बातें सही होंगी, कोई 1 बात गलत होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अगला है हमारा प्रेरक के प्रकार, ठीक है। मोटिवेशन के क्या क्या प्रकार है, तो मनोवैज्ञानिकों ने देखो अभिप्रेरक के मुख्य जो है 2 प्रकार बताए हैं, ठीक है। जिसमें से पहला जो है वो है आपका क्या, जन्मजात अभिप्रेरक, ठीक है, और दूसरा है अर्जित अभिप्रेरक। एक जो मनुष्य के अंदर जो होता है या जानवरों के अंदर जो जीवित चीजें होती है उसके अंदर में जन्मजात होता है। जैसे आप जन्म लेते हो वैसे ही आपके अंदर वो मोटिवेशन आ जाता है। क्या वो मोटिवेशन है जो आपके जन्म से आपके साथ रहता है, ठीक है। तो देखो जो व्यक्ति जन्म से ही मौजूद होता है, ये जो मोटिवेशन है जन्मजात अभिप्रेरक, ये जन्म से ही मौजूद रहता है। इस अभिप्रेरक के अभाव में प्राणी का जीवित रहना जो है संभव नहीं है। अगर आपके अंदर जन्मजात मोटिवेशन नहीं रहेगा तो आप जीवित ही नहीं रहोगे, मर जाओगे आप, ठीक है। जैसे भूख लगना ये जन्मजात अभिप्रेरक है, ये एक मोटिवेशन है। भूख लगना क्या है, मोटिवेशन है। अगर आपके पास प्यास लगना एक मोटिवेशन है। अगर ये जन्मजात है, जन्म से ही आपको भूख लगता है, जैसे जन्म हुआ है ना, जैसे आप अस्तित्व में आए, माँ के गर्भ में आए, उस समय भी आपको भूख लगने लगा, तो ये आपका मोटिवेशन है ना। भूख लगना क्या है, जन्मजात अभिप्रेरक है। प्यास लगना, नींद आना, ये सब क्या है, जन्मजात अभिप्रेरक है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति जन्म से, ये जो है जन्म से मौजूद रहता है, अगर अभाव होगा तो प्राणी जीवित रहना संभव नहीं होगा। ऐसा नहीं कि जीवित नहीं रहेगा, जीवित रहेगा, लेकिन जीवित रहना संभव नहीं होगा। इन अभिप्रेरकों को जैविक अभिप्रेरक या फिर बायोलॉजिकल मोटिव्स भी कहते हैं। जैसे भूख लगना, प्यास लगना, नींद आना, ये सब क्या है, आपका जन्मजात अभिप्रेरक है, जन्म से ही होता है, ठीक है। चलो, गुड मॉर्निंग नीतीश सिंह। आगे आते हैं अर्जित अभिप्रेरक। कुछ ऐसे अभिप्रेरक होते हैं ना जो आपके अंदर शुरू से नहीं था, लेकिन आसपास के वातावरण को देखते हुए आपने क्या किया, अपने अंदर वो मोटिवेशन ले आए, ठीक है। जिसे व्यक्ति अपने जीवन काल में सामाजिक रूप में अपने को श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए वो सीखता है। जैसे अर्जित अभिप्रेरक में क्या होता है, आप चाहते हो कि आपके आसपास के लोग आपका सम्मान करें। आप जब जाओ तो आपके लिए कुर्सियां छोड़े वो, कि आइए सर बैठिए, है ना, बैठिए, ठीक है। तो ये सब क्या है, जन्मजात। जैसे आपके गांव में साइकिल नहीं है, आपको भी साइकिल लेनी चाहिए, लेकिन अगर पड़ोस के गांव में किसी ने साइकिल ले लिया तो आप चाहते हो यार उस गांव में उसने साइकिल लिया, उसका कितना सम्मान हो रहा है, और हम भी अब साइकिल ले लें, हमारा भी सम्मान हो जाए, हमारे गांव के लोग भी हमारा सम्मान करें। भाई देखो इसके पास तो साइकिल है यार। साइकिल का इसलिए एग्जांपल ले रहा हूं, एरोप्लेन का एग्जांपल नहीं ले रहा हूं यहां पर, साइकिल का इसलिए ले रहा हूं, बहुत छोटी चीज है, नहीं है किसी के पास तो आपको भी नहीं चाहिए। लेकिन आपके वातावरण में कहीं आसपास के गांव में ले लिया किसी ने, और आपने देखा उसका बड़ा सम्मान हो रहा है, लोग उसको काफी ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं साइकिल लेने से, तो आप भी साइकिल लेना चाहते हो। ये आपका, आपने कहां से ये मोटिवेशन लिया साइकिल लेने का, ये आपका अर्जित अभिप्रेरक हो गया। आपको चाहिए ही चाहिए यार, हमको साइकिल चाहिए। क्यों? क्योंकि साइकिल लेने से सम्मान होगा, गांव के लोग इज्जत करेंगे, समाज के लोग इज्जत करेंगे। आप साइकिल की जगह मर्सिडीज डाल सकते हो, एरोप्लेन डाल सकते हो, जो डालना है वो डाल के आप एग्जाम्पल को अपने हिसाब से आप देख लो, ठीक है। तो ये क्या है, सामाजिक अभिप्रेरक है।
आप चाहते हो कि भाई हम बहुत अच्छे बैट्समैन हो जाएं, सचिन तेंदुलकर हो जाएं, पूरा देश हमारा सम्मान करे, ठीक है। आप चाहते हो कि बहुत अच्छा मोदी जी की तरह आप बोलो ताकि आपके इलाके के लोग आपका सम्मान करें, समझ रहे हो ना। तो समाज के हिसाब से हम जो है वो मोटिवेशन, ये अर्जित अभिप्रेरक सब में अलग अलग होता है, आपके पर्यावरण के हिसाब से आप एडॉप्ट कर लेते हो अर्जित अभिप्रेरण को। नेक्स्ट है देखिए हमारा पावर मोटिव, शक्ति अभिप्रेरण। क्या होता है शक्ति अभिप्रेरण? दूसरे लोगों को नियंत्रित में रखने की संतुष्टि का अनुभव करना, ठीक है। जैसे हिटलर के अंदर ये जो पावर मोटिव्स था ये काफी ज्यादा था, वो पूरे जर्मनी को कंट्रोल करना चाहता था और पूरे विश्व पर कब्जा करना चाहता था, पूरे विश्व को गुलाम बनाना चाहता था, अपना पूरे वर्ल्ड पे राज करना चाहता था, जर्मनी और जापान और इटली। तो इन तीनों देशों के पास ये पावर मोटिव्स काफी ज्यादा था। ये तो देश का एग्जाम्पल हो गया, आप अपने घर पे ले लो। आप चाहते हो कि भाई हमारा घर का आदमी, हर आदमी हमारा सम्मान करे, या फिर आप कुछ ऐसा बनना चाहते हो ताकि इतना बड़ा व्यक्ति बनना चाहते हो, इतना अमीर व्यक्ति बनना। अमीर क्यों बनना चाहते हो? अमीर क्यों बनना चाहते हो? अमीर इसलिए तो नहीं बनना चाहते हो कि आपके पास बहुत सारा पैसा हो और फाइनली एक दिन वो सारा पैसा आप गरीबों में बांट दें, ऐसे इसलिए तो नहीं। अमीर इसलिए बनना चाहते हो ताकि बहुत सारी चीजें आप कंट्रोल कर लो, जो आसपास की पॉलिटिक्स है उसको कंट्रोल करो, नेताओं को कंट्रोल करो, लोगों को कंट्रोल करो, है ना। और जब बहुत पैसा होगा, है ना, बिलियंस ऑफ डॉलर होंगे आपके पास, तो आप कितने पावरफुल महसूस करोगे, कितने आनंदित रहोगे। बहुत पैसों को लेकर के बहुत चिंताएं भी होंगी, लेकिन वो पैसे का जो आनंद है वो फील करोगे, अपने आप को काफी स्ट्रांग फील करोगे, लोगों को कंट्रोल करोगे आप, है ना। तो वो लोगों की कंट्रोल करके, उसकी लाइफ को कंट्रोल करके आपको एक संतुष्टि मिलेगी कि आप जैसा चाहते हो वैसा आप कर सकते हो लोगों की लाइफ के साथ, ठीक है। तो ये संतुष्टि का अनुभव कराता है, किसी की लाइफ के लोगों को नियंत्रित करके एक संतुष्टि। जैसे मोदी जी कभी कभी खुद को बहुत ज्यादा, मतलब ऐसे तो हैं ही वो, लेकिन कई बार वो खुद को बहुत ज्यादा मतलब सौभाग्यशाली मानते होंगे, और हैं भी, देश के प्रधानमंत्री हैं, हमेशा सफलताएं उनको मिली है। लेकिन जिस हिसाब से उनके एक स्पीच से काफी सारा चेंजेस आ जाता है, ठीक है। बहुत सारे लोग कुछ अगर ऐसा भी बोल दें जो लॉजिकल नहीं है, लेकिन लोग उसको मान लेते हैं आंख बंद करके, तो वहां पर वो क्या फील करते होंगे? वहां पर वो काफी ज्यादा जो है उनको संतुष्टि का अभाव होता होगा। अरे यार कुछ भी बोलते हैं, लोग इतना कंट्रोल में है कि हमारी बातों को वो मान जाते हैं, समझ रहे हो ना। तो आपसे भी ऐसा होता है, आप अगर पढ़ लिख के अगर बाहर से आए हो अपने गांव में, तो आसपास के लोगों के बीच अगर कोई बात को रखोगे तो वो तुरंत मान लेते हैं, वो कंट्रोल्ड होते हैं आपसे। दूसरे लोगों से अपनी इच्छा अनुसार कार्य कर लेने पर संतुष्टि का अनुभव करता है, ठीक है। दूसरे लोगों से जिससे जो काम करो निकालना चाहते हो, अगर वो काम आपने निकाल लिया, लोग आपकी बात को मान रहे हैं, तो काफी सेटिस्फेक्शन आपको होता है। दूसरे का भाग्य का निर्धारक समझकर संतुष्टि का अनुभव होता है। अरे यार हमारे हाथ में है, किसी की लाइफ बना सकते हैं और किसी की लाइफ को बर्बाद कर सकते हैं, तो इससे भी आपको काफी संतुष्टि मिलती है। इस प्रवृत्ति से अभिप्रेरक व्यक्ति प्रभुत्व जमा करके, जो मोटिव अभिप्रेरणा है, पावर मोटिव्स है, ठीक है, जो शक्ति अभिप्रेरणा है, इससे जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति के पास ये जो मोटिवेशन है, ये शक्ति अभिप्रेरणा वो ज्यादा होगा, वो प्रभुत्व जमा करके तर्क, प्रार्थना या अनुनय विनय के साथ या रोना रोकर दूसरे व्यक्ति को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। तो जिसके अंदर पावर मोटिव्स ज्यादा होगा, कई बार देखते हैं ना कि शादी होके लड़की आई है और पता चला कि उसके हस्बैंड उसकी बात नहीं मान रहे हैं, तो कभी खूब ज्यादा रोने धोने लगेगा, है ना। घर में भी होता है, छोटा बच्चा रो के जीत जाता है ना। तो रो धो करके चीजों को कंट्रोल कर लेता है, जो चीज कहने से नहीं होता है रो दिया, भूख हड़ताल कर दिया, तो इससे क्या होता है, वो चीजें काफी सारे लोग कंट्रोल में आ जाते हैं। अरे यार मान लो, बात मान लो, है ना। तो पैर हाथ जोड़ करके, कोई तर्क दे करके नहीं, लास्ट में कोई तर्क काम ना आए, पैर हाथ पकड़ने से, नहीं तो रो धो करके, जैसे भी हो चीजों को कंट्रोल कर लेते हैं ऐसे व्यक्ति, जिसके अंदर में जो है क्या होती है, ये मोटिवेशन ज्यादा होती है। इस अभिप्रेरक का नाम जो है TAT की सहायता से किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिसिप्लिन, एक नया टॉपिक है डिसिप्लिन। हमने मोटिवेशन को बहुत अच्छे से पढ़ लिया। ये देखो जन्मजात अभिप्रेरक है, ठीक है। भूख लगना एक मोटिवेशन है। अगर आपको भूख लगती है तो आप खाने की ओर प्रेरित होते हो, आपको खाना चाहिए, समझ रहे हो ना।
भूख लगना एक मोटिवेशन है। अगर भूख नहीं लगती आपको तो क्या आप खाना खाते? नहीं खाते ना। तो भूख एक मोटिवेशन है जो आपको खाने की ओर प्रेरित करता है। ठीक है, प्यास लगी है, पानी ढूंढ रहे हो, कोई तो पिला दो यार, बहुत प्यास लगी है, कई 100 मीटर दूर तक चले जाते हो ठंडा पानी खरीदने के लिए, खोजने के लिए। प्यास एक मोटिवेशन है जो आपको प्रेरित करता है, ठंडा पानी की ओर ले जाता है आपको कि भैया आपको पीना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिसिप्लिन या अनुशासन। ठीक है, समझते हैं इसको। देखिए, अनुशासन का शाब्दिक अर्थ देखें तो अपनी इच्छा से, अनुशासन का शाब्दिक अर्थ होता है अपनी इच्छा से नियमों तथा नियंत्रण को स्वीकार करना। डिसिप्लिन जो होता है ना, कानून और डिसिप्लिन में क्या अंतर होता है? एक तो बाहर से कानून ला करके आपको कंट्रोल किया जाता है। ये डिसिप्लिन वर्ड जो आपका रूल है या लॉ है उससे कैसे अलग होता है? डिसिप्लिन एक का मतलब होता है कि बिना किसी बाहरी दबाव के आप अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से नियम को तथा नियंत्रण को, जो आपके ऊपर कंट्रोल है, उसको आप जो है एक्सेप्ट कर लेते हो, स्वीकार कर लेते हो। बिहेवियर मोटिवेशन में नहीं आता है। मोटिवेशन आपके बिहेवियर को कंट्रोल करती है। ठीक है, एक खास ओर ले जाती है। ठीक है, तो स्वेच्छा से नियमों तथा नियंत्रण को स्वीकार कर लेना, अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा से जो भी नियम है, जो भी नियंत्रण है, उसको स्वीकार कर लेना डिसिप्लिन है। जैसे कोई बच्चा स्कूल में जा रहा है, कोई मान लो एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई बोर्डिंग स्कूल में गया है ना, सैनिक स्कूल में गया, बोर्डिंग स्कूल या सैनिक स्कूल, सैनिक स्कूल या किसी मदरसे में गया, या किसी मदरसा में पढ़ने के लिए वो गया, मदरसा में। तो मदरसा में जो बच्चा पढ़ने जाता है ना, उसका नियम अलग होता है। स्कूल में जो पढ़ने गया उसका अलग नियम है, अलग है। स्कूल में अगर पढ़ने गया तो कोई बच्चा कितने बजे उठेगा? 5 बजे उठेगा, 8 बजे से उसकी क्लास है, 5 बजे उठा, नहाया धोया, हॉस्टल में है तो हॉस्टल में हल्का सा लंच कुछ खाया, मतलब ब्रेकफास्ट किया, डायरेक्ट वो चला गया स्कूल। लेकिन अगर बच्चा मदरसा में है तो उसको सुबह में फजर की नमाज बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? फजर की नमाज, फजर की नमाज। और ये नमाज अदा करने के लिए बच्चे को ऑलमोस्ट 3 बजे उठना होगा, 3 बजे सुबह में जगना होगा, सुबह में जगना होगा। तो वो बच्चा जब मदरसे में जाता है तो इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है। अगर वहां पर ये चीज है कि भैया आपको 3 बजे सुबह में उठना होगा, नमाज पढ़नी होगी, है ना, फ्रेश होके नमाज पढ़नी होगी 3:30 बजे तक, उसके बाद कुरान की तिलावत करनी होगी, और फिर आपकी पढ़ाई 8-9 बजे तक चालू रहेगी, 10 बजे तक। तो वहां के नियम के हिसाब से वो अपने आप को चेंज कर लेता है, वो 3 बजे सुबह उठने लगता है। ये उसका क्या है? डिसिप्लिन है। ठीक है, क्लासरूम में बच्चा है, प्लेग्राउंड में है तो खूब शोर मचाओ, खेलो, एक दूसरे को धक्का दो, जो करना है सो करो, ठीक है, दौड़ो, शोर मचाओ, गाना गाओ। लेकिन अगर क्लासरूम में है तो बच्चे को पीसफुल्ली बैठना होगा, क्लास के अकॉर्डिंग बिहेवियर करना होगा। तो क्लास में जो उसका शांत स्वभाव है वो उसका डिसिप्लिन हो गया। ठीक है, तो डिसिप्लिन क्या होता है कि डिसिप्लिन जो है स्वेच्छा से नियमों तथा नियंत्रणों को स्वीकार करना, जो है अपनी इच्छा से जो भी नियम है, जो भी नियंत्रण है। जैसे ये नियंत्रण नहीं है क्या, 3 बजे सुबह आपको उठना है, आप पे कोई कंट्रोल तो कर रहा है ना। क्लासरूम में आपको शांत बैठना है डिसिप्लिन के साथ, मतलब अच्छे से खड़ा होकर सवाल पूछो, आप पूछना है तो, है ना, बहुत ज्यादा शोर नहीं मचाना है। तो आपका दिल कर रहा है कि आप क्लासरूम में शोर मचाओ, लेकिन आप शोर नहीं मचा सकते हो, क्या आप पे कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है? कर रहा है ना। तो आपने अपनी इच्छा से नियमों को मान लिया, खुद पर कोई कंट्रोल कर रहा है, आपने सारा कंट्रोल उसको दे दिया। भाई हमने आपको, सर मैंने अपना सारा कंट्रोल आपको दे दिया, आप हमारे बिहेवियर को कंट्रोल कर लो जैसा आप चाहते हो। यही चीज क्या है? डिसिप्लिन है। ठीक है, समझ गए आप? तो हर जगह की डिसिप्लिन अलग होती है और बच्चा उस डिसिप्लिन को एडॉप्ट कर लेता है, अपनी इच्छा से वो मान लेता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है प्रोफेसर एडी मूलर ने बहुत अच्छी बात कही डिसिप्लिन के बारे में। आइए जानते हैं क्या कहा इन्होंने। ठीक है, बिल्कुल कमेंट जा रहा है मंचन कुमार, कई बार कमेंट पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, वीडियो ख़राब होती है। आप सोचो आपके बाद हज़ारों बच्चे इस वीडियो को देखेंगे, आपके बाद जो भाई बहन होंगे, ठीक है, जो अभी लाइव नहीं है, तो अगर बहुत ज़्यादा बीच में बात करेंगे तो क्लास बोरिंग हो जाएगी उनके लिए। ठीक है, चलो
कमेंट में सबका देख रहा हूं सामने एकदम बिल्कुल आया हुआ है। आप इसको पीडीएफ दे दूंगा आजाद आलम, आप पीडीएफ से देख लेना, या वीडियो को पीछे करके भी आप देख सकते हो, अभी भी पीछे करके देख सकते हो आप, ठीक है। चलो, प्रोफेसर एडी मूलर के अनुसार अनुशासन से अभिप्राय, अनुशासन से मतलब छात्रों को प्रजातांत्रिक जीवन के लिए तैयार करना है, ठीक है, जबकि इसका उद्देश्य व्यक्ति के ज्ञान, शक्ति, आदतों एवं रुचि के विकास के लिए सहायता देना है, जो उसके साथियों एवं संपूर्ण समाज को अच्छा बनाता है। तो अनुशासन से क्या मतलब है, अगर ब्रॉड मीनिंग अनुशासन का समझें तो जो एक साइकोलॉजिस्ट थे प्रोफेसर एडी मूलर, इन्होंने कहा कि मोटिवेशन का मतलब छात्रों को प्रजातांत्रिक जीवन, जो देश में हमारा जीवन है, जो समाज में हमारा जीवन है, तो सामाजिक जीवन, प्रजातांत्रिक जीवन जीने के लिए तैयार करना है, जबकि इसका उद्देश्य, इसका मतलब जो होता है अनुशासन का, वो अभिप्राय या मतलब ये होता है कि छात्रों को प्रजातांत्रिक जीवन जीने के लिए तैयार कर दें हम लोग। इसका उद्देश्य क्या होता है अनुशासन का? इसका उद्देश्य होता है व्यक्ति का ज्ञान, शक्ति, आदत, रुचि के विकास के लिए सहायता देना, जो उसके साथियों एवं संपूर्ण समाज को अच्छा बनाता है, ठीक है। तो किसी खास पर्टिकुलर इंसान के अंदर, यानी इंसान के अंदर कोई भी वो हो, उसके अंदर ज्ञान हो, शक्ति हो, आदत हो, उसकी शक्ति, ज्ञान, आदतों में और कैसे उजागरता लाई जाए और कैसे पॉजिटिव वे में उसको बढ़ाया जाए, ताकि उसकी अच्छी आदतों से उनके साथी और संपूर्ण समाज जो है वो काफी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में अनुशासन, शिक्षा के क्षेत्र में अनुशासन का क्या महत्व है, इसको समझते हैं। देखिए, अनुशासन क्या करता है, शिक्षा के क्षेत्र में अनुशासन क्या करता है? अनुशासन जो है किसी भी विद्यार्थी को प्रजातांत्रिक जीवन जीने के लिए तैयार करता है वो, ठीक है। अगर अनुशासन नहीं होता, हर बच्चा अपने मन के हिसाब से स्कूल में बिहेव करता, तो क्या वो स्कूल स्कूल रह जाता? ठीक है, क्या वो स्कूल स्कूल रह जाता? बिल्कुल नीलम, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, दूसरे बच्चों में कहें तो अनुशासन का अर्थ है कि छात्र विद्यालय के नियमों व परंपराओं का 100% पालन करें, ठीक है। अगर दूसरे शब्द में कहें तो शिक्षा के क्षेत्र में अनुशासन का क्या महत्व है? शिक्षा के क्षेत्र में अनुशासन का यह महत्व है कि छात्र को विद्यालय का जो भी नियम है, जो भी परंपरा है, उसको 100% फॉलो कर ले, तो यही विद्यार्थी का अनुशासन हो जाएगा। अनुशासन के कितने प्रकार हैं? तो दार्शनिक विचारों के आधार पर अनुशासन के जो है कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। सबसे पहला प्रकार है दमनात्मक अनुशासन। किसी को डरा धमका करके आप, मार पीट करके आप उसके अंदर अनुशासन लाते हो, ये दमनात्मक अनुशासन है। किसी आप इतने अच्छे बन जाते हो, कई स्कूलों में आपने देखा होगा आइडियल टीचर होते हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर होते हैं, आप उन अच्छे टीचरों को देख करके मोटिवेट हो जाते हो, यार हमें भी अच्छा शिक्षक जैसा बोलना है, किस तरह से हमारा टीचर कितना अच्छा से चलता है, हमको उसी तरह से चलना है, जिस तरह से टीचर लिखता है हमको उसी तरह लिखना है, जिस तरह से हमारा टीचर हंसता है, खिलखिलाता है, हमको उसी तरह से बनना है, ठीक है। जिस तरह से हमारे टीचर की सारे बच्चे रिस्पेक्ट करते हैं, मुझे भी एक दिन वैसा ही बनना है। तो ये क्या हो गया आपका प्रभावात्मक अनुशासन, ठीक है, प्रभावात्मक अनुशासन, कि आपने अपनी व्यक्तित्व का से इतना प्रभाव क्रिएट किया, इतना ज़्यादा एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट किया कि उस इन्वायरमेंट में रहने वाला हर लोग जो है, हर बच्चा जो है आपसे प्रभावित हो गया, और अब वो उदंड नहीं आपके जैसा बनना चाहता है, वो अनुशासन में रह रहा है, क्योंकि वो आपके जैसा बनना चाहता, आपसे वो मोटिवेट हो गया है, उसके अंदर जो है प्रभावात्मक अनुशासन आ गई है, आपने प्रभावित किया है बच्चों को। नेक्स्ट है मुक्तात्मक अनुशासन, ठीक है। तो ये 3 तरह के अनुशासन होते हैं, चलिए बारी बारी से सभी अनुशासन को पढ़ते हैं। सबसे पहला दमनात्मक अनुशासन क्या होता है? देखो, ये छात्रों पर कठोर नियंत्रण रखने को मान्यता देती है। ये अनुशासन का एक ऐसा प्रकार है दमनात्मक अनुशासन, जिसमें कहता है कि छात्रों पर कठोर नियंत्रण रखना चाहिए। जैसे आर्मी वगैरह में जाओगे ना, सैनिक स्कूल में, आर्मी में, तो वहाँ पर ना कठोर आपको अनुशासन मिलेगा, हार्ड अनुशासन मिलेगा, गलती करोगे तो काफ़ी ज़्यादा पनिशमेंट मिलेगा आपको, ठीक है, समझ रहे हो ना। कठोर नियंत्रण रखने को मान्यता देता है दमनात्मक अनुशासन। शिक्षक छात्रों के व्यवहार को नियंत्रित करने का एक सशक्त माध्यम है। छात्रों का व्यवहार को अगर कोई सबसे ज़्यादा कंट्रोल कर सकता है तो वो टीचर ही है। इसमें शिक्षक डंडे के बल पर कक्षा में अनुशासन रखते थे, ठीक है। पहले ये अनुशासन काफ़ी ज़्यादा चलता था, दमनात्मक अनुशासन, जिसमें आप देखते होंगे क्लासरूम में बड़ी सी स्टिक लेकर के टीचर आते थे और उसकी स्टिक से पूरा क्लासरूम डरता था,
समझ रहे हो ना। तो इसमें कठोर तरीके से बच्चों को कंट्रोल किया जाता है दमनात्मक अनुशासन में। नेक्स्ट है प्रभात्मक अनुशासन। शिक्षक को अपने व्यक्तित्व के प्रभाव से छात्रों को अनुशासन में रखना चाहिए, ना कि शारीरिक दंड द्वारा। तो दमनात्मक अनुशासन जो है वो अच्छा नहीं है, प्रभात्मक अनुशासन रखना चाहिए, प्रभाव से बच्चों को कंट्रोल में रखना चाहिए। नेक्स्ट है मुक्तात्मक अनुशासन। तो छात्रों को अपने विकास के लिए पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, मुक्ति मिलनी चाहिए। मुक्ति मतलब स्वतंत्रता, ठीक है। तो छात्रों को अपने विकास के लिए पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, तभी वे अपने जन्मजात प्रवृत्तियों, रुचियों और भावनाओं के अनुसार कार्य कर सकेंगे और अपने व्यक्तित्व का उचित निर्माण कर सकेंगे। किसी बच्चे में लोगों की सेवाएं करना है ना, उसका इलाज करने में वो इंटरेस्टेड है, अगर उसको जबरदस्ती इंजीनियर बना दोगे तो क्या वो एक अच्छा इंजीनियर बनेगा? नहीं बनेगा। तो यही कारण है कि मुक्तात्मक अनुशासन देना चाहिए। इतनी छूट जरूर देनी चाहिए ताकि उसके अंदर जो खूबी है, जो पोटेंशियल है, जो गॉड ने उसको दिया है, उस ओर वो काम कर सके और अपनी रुचियों के आधार पर अपनी जो जन्मजात प्रवृत्ति है, अपनी जो भावनाएं हैं, जो हार्ट उसका कह रहा है कि मुझे ये बनना है, तो वो चीज बन सके, है ना, ताकि उनका जो व्यक्तित्व है उसका उचित निर्माण वो कर सके। ठीक है, वो जो बनना चाहता है वो बन सके। इतनी खुली छूट उसको जरूर देनी चाहिए ताकि वो अपनी जो है, देखो ये जो अनुशासन है ना, दमनात्मक अनुशासन, सबसे स्ट्रॉन्ग अनुशासन ये हुआ, सबसे हार्ड अनुशासन हुआ, सबसे ज्यादा कंट्रोल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। दूसरा है ये प्रभावात्मक अनुशासन। आपने छोड़ दिया कि हाँ यार हमको देखो, हमारे प्रभाव को तुम फील करो, हम आइडियल हैं, हमारे जैसे बनो। आप बेहतर बिहेवियर प्रस्तुत कर रहे हो बच्चों के सामने, आपको देख करके बच्चे मोटिवेट हो रहे हैं और पढ़ रहे हैं, आपके जैसा ज्ञानी बनना चाहते हैं, वो पढ़ रहे हैं। इससे भी ज्यादा छूट मिल जाती है इस वाले अनुशासन में, मुक्तात्मक अनुशासन में। बच्चा फुल्ली उसका जो मन कर रहा है बनने का, उसके अंदर जो खूबी है उस पे वो कई बार एक्सपेरिमेंट कर रहा है और वो अपने खूबियों के अनुसार वो बनना चाह रहा है। नेक्स्ट है आपका शैक्षिक नेतृत्व। एक अलग टॉपिक है ये हमारा। टीचर जो पढ़ाता है ना, वो अपने आप में एक लीडर भी होता है। तो शैक्षणिक जो नेतृत्व है उससे संबंधित चीजों को पढ़ते हैं। जो टीचर्स होते हैं आपके स्कूल में, जो डायरेक्टर्स होते हैं, जो प्रोफेसर्स होते हैं, इन महत्वपूर्ण व्यक्तियों पर ही जो संस्थागत लक्ष्य है उसको प्राप्त करने का दायित्व होता है। जैसे आपका जो इंस्टीट्यूट है वो अब उसका जो लक्ष्य है उसको कैसे प्राप्त करेगा, ये इसके लिए कौन जिम्मेवार होता है? वहाँ का डायरेक्टर जो मालिक होता है, वहाँ का प्रोफेसर जो वहाँ पर पढ़ा रहा होता है, जो प्रिंसिपल होता है, जो टीचर्स होता है। यही बड़े बड़े लोगों पर जो है संस्थान का जो सफलता है, उसका जो लक्ष्य है, संस्थागत जो लक्ष्य है उसका, वो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है। रॉबर्ट टेननबाम के अनुसार, रॉबर्ट टेननबाम ने कहा, नेतृत्व एक परिस्थिति में प्रयुक्त किया गया तथा विशिष्ट लक्ष्य अथवा लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर निर्देशित पारस्परिक प्रभाव है। नेतृत्व मतलब क्या? लीडरशिप। नेतृत्व को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लीडरशिप। लीडरशिप को उन्होंने डिफाइन किया, किसने? रॉबर्ट टेननबाम ने कहा कि लीडरशिप एक परिस्थिति में प्रयुक्त किया गया तथा विशिष्ट लक्ष्य अथवा लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर निर्देशित पारस्परिक प्रभाव है। तो लीडरशिप जो है, जब कोई गोल आप प्राप्त करना चाहते हो तो उसमें आप और आपके साथ जितने सारे लोग हैं जो कॉमन गोल के लिए काम कर रहे हैं, जैसे बच्चा और टीचर एक कॉमन गोल के लिए काम करना है कि बच्चों की शैक्षणिक प्रदर्शन अच्छी हो जाए। तो इसमें सिर्फ टीचर के मदद से ही अच्छी नहीं होगी, बच्चों को भी पारस्परिक टीचर के साथ एक अच्छा बिहेवियर प्रस्तुत करना होगा, उनके साथ हर एक एक्टिविटीज़ में टीचर के साथ इन्वॉल्व होना होगा, जो पढ़ाई लिखाई से संबंधित एक्टिविटीज़ हैं, तभी जाकर के बच्चों के अंदर क्या होगा, वो बदलाव देखने को मिलेगा। तो किसी गोल को पाने के लिए जब पूरी टीम एक साथ मिल करके, है ना, पारस्परिक तौर पर काम करती है, तो इसी चीज को लीडरशिप या फिर नेतृत्व कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। नेतृत्व का दो पहलू है, एक है लक्ष्य की प्राप्ति। पहला जो मेन चीज होता है लीडरशिप के अंदर में, कोई लीडर बनता ही क्यों है? क्योंकि वो एक लक्ष्य दिखाता है। ठीक है, वो एक लक्ष्य दिखाता है। जैसे इसरो के साइंटिस्ट थे, उन्होंने अभी चंद्रयान 3 का लॉन्च किया, तो चंद्रयान का कंसेप्ट उनको आया कि भैया चंद्रयान 1 छोड़ा, 2 छोड़ा, अब 3 भी छोड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि 3 में हम ये चीजें प्राप्त करना चाह रहे हैं। तो उन्होंने एक लक्ष्य डिसाइड किया। तो उनकी लीडरशिप में इसरो सारे साइंटिस्ट काम करना शुरू किए,
पैसे मिलती है, नियम है इसलिए भी किया, ये अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं लक्ष्य में दम था और पूरी टीम मोटिवेट हुआ, है ना, इसरो के जो अध्यक्ष थे उनसे, और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सभी ने काम करना शुरू किया। तो नेतृत्व के दो पहलू हैं। जो लीडर होता है उसका मेन गोल होता है लक्ष्य की प्राप्ति करना, दूसरा है व्यक्तियों के साथ कार्य करना। ठीक है, आप कभी भी अगर लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, आप लीडर हैं, तो बिना टीम के इम्पॉसिबल सा होगा आपको लक्ष्य का प्राप्त करना। तो टीम को मैनेज करके चलना, व्यक्तियों को साथ में लेकर के काम करना और लक्ष्य की प्राप्ति करना, यही दो मेन मकसद होता है लीडरशिप के अंदर में। शैक्षणिक नेतृत्व के लिए आवश्यक गुण, जो कोई टीचर पढ़ाता है ना, या मान लो किसी को स्कूल का प्रिंसिपल बनना है, यानी वो लीडर बनना चाह रहा है स्कूल का, तो जो शैक्षणिक नेतृत्व है, लीडरशिप है पढ़ाई लिखाई में, प्रिंसिपल है ना, वो बनने के लिए आपके सामने क्या क्या गुण होना चाहिए। एक तो आपका जो इंटेलेक्चुअल है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, आत्मनिर्भरता होनी चाहिए, आपको अपने ऊपर जो है इतना अधिक विश्वास हो कि हम ये कर सकते हैं। ठीक है, अगर आत्मनिर्भरता नहीं होगी तो पूरा टीम को आप बर्बाद कर दोगे, कोई भी टीचर आपकी बात नहीं मानेगा, और आप खुद कंफर्म नहीं होगे भैया ऐसा करेंगे तो हमारे बच्चों में विकास होगा, ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो आत्मनिर्भरता आपके अंदर नहीं होगी, जब भी रिस्क का समय आएगा आप डगमगाओगे, आत्मनिर्भरता नहीं रहेगी आपके अंदर। ठीक है, तो फिर आप गए, लक्ष्य तो मिलने से रहा आपको। संयम निर्वाह होना चाहिए। ठीक है, लगातार आपके अंदर संयम होना चाहिए, लगातार। ठीक है, आपा नहीं खोना है आपको किसी भी परिस्थिति में। कल्पना करने की भावना होनी चाहिए, आप के अंदर इमेजिनेशन पावर होना चाहिए। अगर इसरो के जो अध्यक्ष थे उन्होंने चंद्रयान 3 के बारे में नहीं सोचा होता, जो पुराने अध्यक्ष जिन्होंने चले गए या जो वर्तमान में है, जिन्होंने भी सोचा, अगर उसके अंदर कल्पना नहीं होती, अगर साइंटिस्ट के अंदर कल्पना नहीं होती, तो क्या वो मार्स पे जाते, मंगल ग्रह पर जाने का सोचते, वहां पर खोज करने का सोचते, है ना। या टीचर के अंदर कल्पना नहीं होगी तो वो कैसे जो है कोई इमेजिनेशन करेगा, फिर उसको अचीव करने के लिए लक्ष्य बनाएगा, फिर उस पर काम करेगा। नैतिक जागरूकता की बात जहां तक आती है, ठीक है, तो नैतिक जागरूकता होना चाहिए। इसके अलावा उत्तरदायित्व होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई काम आपने लिया वो नहीं फुलफिल हुआ तो इसके लिए भी जिम्मेवार आप ही हो। ठीक है, आपको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी, तो पूरा कारभार जो है आप ही पर रहेगा, जिम्मेवार भी आप ही होगे, सजा भी आप ही को मिलनी चाहिए, उत्तरदायित्व होना चाहिए। आदर्श चरित्र होना चाहिए। ठीक है, ऐसा है कि भैया आप लीडरशिप रोल अदा करना चाह रहे हो, है ना, शैक्षणिक संस्थानों में, लेकिन आपका चरित्र अच्छा नहीं है, लोग आपको अच्छा नहीं मान रहे हैं, तब तो पूरा कोई फिर आपकी बात नहीं मानेगा, समझ रहे हो ना। तो आदर्श चरित्र होना चाहिए, संतुलित स्वभाव होना चाहिए, प्रेरणा होनी चाहिए और संकल्प होना चाहिए। भावनात्मक शारीरिक प्रभावात्मक शारीरिक गठन होना चाहिए। आपका बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि जिस महफिल में खड़े हो जाओ उस महफिल में आप वहां पर पॉजिटिव इंपैक्ट डालो, तो लोगों को प्रभावित करना चाहिए। आपका बॉडी प्रभावित करने का मतलब ये नहीं कि आपको कोई मॉडल होना चाहिए, ठीक है, मॉडल होना चाहिए, इतने खूबसूरत बन के आओ कि बच्चे आपको देख करके ना बस देखते रह जाएं, वो नहीं, या टीचर आपको देखते रह जाएं, वो नहीं। प्रभावात्मक शारीरिक गठन मतलब शरीर का स्ट्रक्चर आपका ऐसा होना चाहिए जो पॉजिटिव इम्पैक्ट डाले, ठीक है ना। अब टीचर हो, खुद इतना मोटे हो गए, अब उठ बैठ नहीं सकते हो, है ना, सिर्फ खाने में लगे रहते हो, ठीक है, तो वो स्फूर्ति आपके अंदर होनी चाहिए, बॉडी का जो बनावट है उस तरह से होना चाहिए, ताकि काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लोग देख के भी फील कर सके, भाई कितना फुर्ती है इसके अंदर में, कितनी एनर्जी है, ठीक है। जनसंपर्क एवं लोकप्रियता होनी चाहिए, ठीक है, लोग आपको पसंद भी करें और लोगों से संपर्क करने में भी आप माहिर होनी चाहिए। शैक्षणिक नेतृत्व की कुछ विशेषताएं, देखो ये क्यों जरूरी है, आपको तो कहीं थ्योरी लिखना नहीं है, क्यों पढ़ा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता ऑप्शन दे करके, एमसीक्यू में ऑप्शन दे देगा, निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक नेतृत्व की विशेषताएं नहीं है। नहीं लिखते मत जाओ, पीडीएफ तो आपको मिलेगा ही, पीडीएफ से आप पढ़ लेना, या लिखना होगा तो पीडीएफ से बाद में लिख लेना आप। नेक्स्ट हमारा शैक्षिक नेतृत्व की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित है। प्रभावशाली व्यक्तित्व होना चाहिए। देखो
ये आवश्यक गुण थे जो बहुत जरूरी है, जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे, ये बहुत जरूरी है। कुछ विशेषताएं भी होनी चाहिए शैक्षिक नेतृत्व की। प्रभावशाली व्यक्तित्व होना चाहिए, संस्थागत नियोजन का ज्ञान कि भैया संस्था चलती कैसे है ये पता होना चाहिए, आदर्श चरित्र होना चाहिए, वृत्तिक और शैक्षणिक ज्ञान होना चाहिए, मानवीय संपर्क कला में कि लोगों से कैसे रिलेशन बनाया जाए इस चीज में दक्षता होनी चाहिए, पक्षपात रहित दृष्टिकोण होना चाहिए, भाषण और लेखन कला में आपको अच्छा होना चाहिए, उत्तरदायित्व निर्वाह और कार्य में पहल करने की क्षमता होनी चाहिए। उत्तरदायित्व निर्वाह मतलब अगर कोई जिम्मेवारी मिली है तो उसको आपको 100% जो है अचीव करने की पूरा प्रयास करना चाहिए, कार्य में पहल करने की क्षमता होनी चाहिए, आत्मविश्वास तथा सहयोग प्राप्त करने की इच्छा होनी चाहिए, है ना, और सहिष्णुता एवं समायोजन होना चाहिए। समायोजन मतलब समझते हो, बहुत बड़ा ये वर्ड है, ठीक है। समायोजन मतलब डिफरेंसेस होते हुए भी आप चीजों को मान लेते हो, इकट्ठा करके काम चलाते हो, उससे काम निकाल लेते हो आप, इसको बोलते हैं समायोजित कर लेना, ठीक है। छोटी छोटी बात को लेकर के बड़ा इशू नहीं बनाते हो आप, ठीक है। सहिष्णु हो, टीम का कोई मेंबर भला बुरा भी कह दिया तो आपने बर्दाश्त कर लिया, ऐसा नहीं कि उसका मुंह तोड़ दिया जा करके, दूसरे दिन वो हॉस्पिटल में भर्ती है आप जेल में भर्ती हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो सहिष्णुता एवं समायोजन होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा हाँ, यही था आपका पूरा आज का चैप्टर, जो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, मजेदार लगा होगा। पहली क्लास थी, बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए टॉपर बैच चल रही है, आपको पता ही है, और कमाल की पूरे बिहार के अंदर में जिस लेवल का तैयारी आपको यहाँ पर देंगे स्टार्टिंग से, वो कहीं और नहीं मिलेगा आपको। मैंने क्लास शुरुआत में कम रखा है, इसके मतलब ये नहीं है कि टीचर्स की कमी है या हम मतलब पढ़ाना नहीं चाह रहे हैं। यकीन मानो काफ़ी धुरंधर टीचर्स की पूरी टीम है, और 1 सितंबर से सबको उतार देंगे। अभी शुरुआत में क्या होता ना कि लगातार 3-4 घंटे पहले दिन से और सारे टीचर को लगा देने से आप पढ़ नहीं पाते, और अभी इतना स्टार्टिंग समय है, बहुत बच्चे ज्वाइन भी नहीं किए हैं। तो यही बच्चे जब सितंबर में ज्वाइन कहते कहते हाँ सर, तो आप तो 50% सिलेबस ख़त्म कर दिए सर, हर चैप्टर में हर सब्जेक्ट में आपका 5-5 चैप्टर हो गया है, कैसे करें सर, क्या हम कर पाएंगे? तो इस तरह की समस्याएं हर साल इस ऐसे बच्चों की कॉल आती है, ठीक है। तो इसीलिए बहुत स्टार्टिंग में शुरू किया है, अब तक शायद पूरे भारत में किसी ने बैच नहीं शुरू किया होगा बिहार बीएड को लेकर के, और डेली क्लास इस तरह से दे रहे होंगे, कहीं नहीं किया है। कुछ लोग करेंगे, बाद में करेंगे। तो इतना डेडिकेटेड हो करके सिर्फ यहीं पर चलती है, और बहुत पहले स्टार्ट किया है। इतना पहले भी पढ़ा के सारी चीज़ ख़त्म कर देंगे ना तो आप छूट सा जाओगे पढ़ाई से। इसीलिए सोच रहे थोड़ा स्लो अगस्त में चलाएं। सितंबर से तो देखो सारे टीचर आएंगे, एटलीस्ट 1 घंटा एक टीचर पढ़ाएंगे, ठीक है। तो फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक तो सिलेबस आपकी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अगर मान लो हम अक्टूबर में ही ख़त्म कर देंगे तो फिर 5-6 महीने बाद आप एग्ज़ाम दोगे, तो डिसकंटिन्यूटी फील होगी, डिस्कनेक्ट हो जाओगे थोड़ा सा। इसीलिए आप सब्जेक्ट को लेके बहुत चिंता मत करो। अगर आपकी रीजनिंग कमज़ोर है तो ये मत सोचो कि रीजनिंग पढ़ने का या पढ़ाने का मौका नहीं मिलेगा। हमें पूरा मौका मिलेगा पढ़ाने का, बहुत समय है, आपको पढ़ने का और रिवाइज करने का बहुत समय मिलेगा। तो किसी भी सब्जेक्ट से मत डरो, जो चल रहा है उसको अच्छे से आप करो। ये आपकी टॉपर बैच है, आपके रिलेटिव में कोई भी छूटा है, याद रखो आज 4 अगस्त है, आज के बाद से फ़ी बढ़ने वाली है, 999 रुपये हो जाएगी, ठीक है। टॉपर बैच की फ़ी कोई भी है ऐड करवा सकते हो, नंबर जो नीचे जा रहा है उस पर व्हाट्सअप करके। किसी के पास फ़ोनपे का इशू है तो फ़ोनपे गूगल पे नहीं है, दूसरे से करवाना चाहते हैं तो व्हाट्सअप पर हमारा फ़ोनपे नंबर मांग लीजिए, वहाँ से हम आपको दे देंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर, है ना, भारत ये बैच है जो डीएलएड के लिए है, आप जानते हो। बिहार पैरामेडिकल के लिए इसकी फ़ी जो है 499 है ना, अभी ये 699 हो रही है आज रात के बाद से, ठीक है। सारे कोर्स की फ़ी बढ़ रही है। ये रांची बैच है, 499 का है, 699 हो जाएगा आज रात से 12 बजे के बाद से, ठीक है। तो जिन लोगों को भी कोर्स लेना है या दिलाना है, आज लास्ट डेट है 4 अगस्त है ना आज, हाँ, तो आज जो है ये ऑफ़र समाप्त हो रही है, 4 अगस्त तक ही ये वैलिड था। थैंक यू सो मच, आई होप कि आपको मज़ा आया होगा, काफ़ी अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों को बताएं, अगर आपको वाकई में क्लास अच्छा लग रहा है स्टार्टिंग में, अपने दोस्तों को बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट करने की कोशिश करें ताकि साथ में मिल करके आप सबका एग्ज़ाम निकले और अच्छी रैंकिंग होगी, आपके और आपके दोस्तों की समान रैंकिंग होगी, तब जाके एक कॉलेज में एडमिशन होगा, ठीक है। तो रैंकिंग आपको भी बेहतर करना होगा, आपके दोस्तों को भी बेहतर करना होगा, वरना आपका सहरसा में एडमिशन होगा, किसी का किसी दूसरे ज़िला में, किसी का किसी तीसरे ज़िला में, तो फिर वो मज़ा नहीं आ पाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर अगली क्लास में कल सुबह 7 बजे।
टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट ही चलेगी, फ्राइडे एंड सैटरडे को चलती है। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।